सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार द्वारा समायोजित वेद विज्ञान व्याख्यान माला के इस 42वें सोपान में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक श्रोतृवृंद का स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम इस व्याख्यान माला के 42वें क्रम में उपस्थित हैं। इस व्याख्यान माला क्रम में हम सभी के अनुरोध को स्वीकार कर हम सभी के बीच उपस्थित हैं आदरणीय आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी। आप मनोविज्ञान विभाग श्री सामंत चंद्रशेखर महाविद्यालय पूरी उड़ीसा में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। साथ ही मनोविज्ञान के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य में विगत 10 वर्षों से अधिक समय से आप निरंतर कार्यरत हैं। व्यक्तित्व, पद्धति एवं तनाव इत्यादि विषय पर आपका शोध कार्य रहा है। विश्वविद्यालय परिवार आपको मुख्य वक्ता के रूप में पाकर आज हार्दिक कृतज्ञ एवं हार्दिक प्रफुल्लित है। अपने विशिष्ट समय को प्रदान करने के लिए आपके प्रति हार्दिक आधमर्य प्रकट करता है। साथ ही हम विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े समस्त सुधीजनों का, श्रोतृवृंद का, विशेषतया हमारे बीच में वेद विज्ञान केंद्र के समन्वयक आदरणीय संकाय अध्यक्ष महोदय महेंद्र पांडे जी, साथ ही विश्वविद्यालय परिवार के विभिन्न आचार्य, शोधार्थी, और आज विशेष गौरव का क्षण है कि हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय भी उपस्थित हैं। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन एवं वंदन करते हैं। साथ ही हमारे आमुख पटल से जुड़े लगभग 4 से 5 हजार के नियमित श्रोतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। हम इस व्याख्यान माला में निरंतर आपके सहयोग हेतु हार्दिक आभार प्रकट करते हैं तथा साथ ही हम अविलंब हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी से निवेदन करते हैं कि आज के निर्धारित विषय मनोवैज्ञानिक उपचार एवं भारतीय चिंतन परंपरा। हमने इस व्याख्यान माला में भारतीय दर्शन, भाषा विज्ञान, वेद विज्ञान, खगोल विज्ञान, आयुर्विज्ञान, शिव तत्व इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान सुने। यह एक अभिनव विषय है और एक नूतन विषय को लेकर के जिस प्रकार का उद्देश्य इस वेद विज्ञान व्याख्यान माला का है कि अंतर विषयक शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, आधुनिक विषयों के साथ प्राचीन पद्धति का अध्ययन भी निरंतर चलता रहे, इस उद्देश्य को लेकर के इस व्याख्यान माला में यह एक विशिष्ट व्याख्यान सिद्ध होगा एवं हमारे सभी शोधार्थी, जिज्ञासु एवं श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। इन सभी अपेक्षाओं के साथ हम पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए निवेदन करते हैं आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी को कि आप इस रुचिपूर्ण विषय पर मनोवैज्ञानिक उपचार एवं भारतीय चिंतन परंपरा पर अपने व्याख्यान से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी। जी सर, आप हैं सर। हेलो जी सर जी। हाँ, धन्यवाद सर। ऑनलाइन उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ शिक्षकगण, मेरे सहकर्मी और विद्यार्थी, सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं भारतीय चिंतन में मनोचिकित्सा की विधियों का क्या रोल है उस पर मैं कुछ कह सकूं। धन्यवाद सर। और मैं प्रारंभ करना चाहता हूं इस विषय पर भारतीय चिंतन परंपरा और पाश्चात्य चिंतन परंपरा में अब तक जो हमने देखा है कि एक विरोधाभास होता है, लेकिन अगर इसे हम गहराई में जाकर के देखें तो मनोचिकित्सा की बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, मनोवैज्ञानिकों के ऐसे ऐसे विचार हैं जो हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में काफी प्राचीन काल से
उपस्थित थे। चूंकि मनोविज्ञान एक नया विषय है, एक नया विज्ञान है, हालांकि पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से संबंधित था, लेकिन मनोविज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए इसे कुछ वैज्ञानिक कसौटियों के आधार पर अलग किया है। प्रारंभ में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, लेकिन विज्ञान बनने के लिए किसी भी विषय वस्तु को वैज्ञानिक कसौटियों, विशेषकर उन्हें मापन, उनका मैनिपुलेशन और अदर इसेंशियल कसौटियों पर कसा गया है। इसलिए आज मनोविज्ञान न तो आत्मा का मनोविज्ञान है, ना ही मन का मनोविज्ञान है, ना ही मस्तिष्क का मनोविज्ञान है, बल्कि आज का मनोविज्ञान व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं और व्यक्ति के व्यवहार का मनोविज्ञान है। अब हम इस मनोविज्ञान में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो हमें ज्ञान प्रदान करती है और हमारा व्यवहार किस तरीके से असामान्य हो जाता है, इस पर भारतीय ऋषि मुनियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, वेदों ने, गीता ने, रामायण ने काफी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जो सभी को विदित है। और उस दिशा में मैं ज्यादा कुछ न बोल करके मैं मनोविज्ञान के विभिन्न पद्धतियों को अपने भारतीय चिंतन के साथ जोड़ने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास मैं करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में एक शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान क्या है और इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो साधारण बोलचाल की भाषा में इस विज्ञान से तात्पर्य वैसे विज्ञान से होता है जो असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करता है। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और असामान्य विज्ञान इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब। इट मीन्स ये वर्णन करता है, प्रिडिक्ट, इसका भविष्यवाणी करता है, एक्सप्लेन करता है एंड चेंज एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, स्टडी द नेचर ऑफ साइकोपैथोलॉजी एंड इट्स कॉज। और असामान्य मनोविज्ञान की एक दूसरी शाखा है जिसे हम अधिक विशिष्ट शाखा है, जिसे हम नैदानिक मनोविज्ञान और क्लिनिकल साइकोलॉजी का। क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य इस बात को समझना है, इलाज करना है और अनेक मानसिक बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखना है, तनाव और अन्य व्यवहार संबंधी समस्याओं से लोगों को निजात दिलाना है। सिकारelli एंड मेयर्स 2006 ने अपनी बुक्स में लिखा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी is the area of psychology in which the psychologist diagnose, जैसे हम चिकित्सा विज्ञान में किसी भी बीमारी को डायग्नोस करते हैं, उसी तरीके से मनोविज्ञान में भी मानसिक बीमारी को डायग्नोस किया जाता है। उन्हें ट्रीट द पीपल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट में बी रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सेवियर। इस तरीके से हमें ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि जो असामान्य व्यवहार हैं वो हम उन्हें असामान्य व्यवहार हम एक्चुअली कहेंगे किसे, इसको लेकर के काफी पहले से ही काफी क्राइटेरिया निर्धारित की गई है और उन क्राइटेरिया की अपनी अपनी परिसीमाएं हैं जिन पर हम बहुत शॉर्ट वे में प्रकाश डालना चाहेंगे। पहली क्राइटेरिया जो है स्टैटिकल इनफ्रीक्वेंसी। स्टैटिकल इनफ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब ये है कि वैसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार के अंतर्गत रखते हैं जो व्यवहार काफी कम मात्रा में किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया और डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी,
Abnormal means disruptor from the norm. It means deviation from the norm. लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी और लिमिटेशंस या आलोचना ये है कि ऐसे में बहुत नॉर्मल काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबाई में काफी छोटे हैं और काफी बड़े हैं। क्या उन्हें हम असामान्य कहेंगे? कुछ ऐसे भी हमारे समाज में व्यक्ति हैं जो काफी बुद्धिमान हैं, क्या उन्हें हम असामान्य कहेंगे? जैसे कि हम न्यूटन को, आइंस्टाइन को क्या असामान्य कहें, क्योंकि वो सामान्य लोगों से काफी हट करके हैं। अतः यह क्राइटेरिया विश्वव्यापी नहीं कही जा सकती। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म। जो हमारे सामाजिक परंपराएं हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको वायलेशन करने वाले जो व्यवहार हैं उन्हें हम असामान्य व्यवहार कहेंगे। लेकिन इस क्राइटेरिया को भी हम विश्वव्यापी क्राइटेरिया के रूप में समाहित नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण ये है कि विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न तरीके के नॉर्म हैं। जो नॉर्म हमारे समाज में व्याप्त हैं, उससे हट करके जिस व्यवहार को हम असामान्य कहते हैं, वही व्यवहार दूसरे समाज में असामान्य हो जाता है। सड़क के बाईं तरफ चलना हमारे भारतीय समाज में एक सामान्य व्यवहार है, जबकि पाश्चात्य समाज में एक असामान्य व्यवहार माना जाएगा। अपने रक्त संबंधियों में विवाह करना हमारे हिंदू समाज में असामान्य व्यवहार है, बल्कि हमारे मुस्लिम समाज में इसे एक सामान्य व्यवहार के रूप में माना जाता है। अतः मनोविज्ञान को एक विज्ञान कहलाने के लिए असामान्य व्यवहार को काफी व्यापक तरीके से परिभाषित करने की जरूरत थी। अतः इसे तीसरी क्राइटेरिया फेल्यूर टू फंक्शन एडिक्वेटली के रूप में जाना गया है। मतलब हमारे जो दैनिक कार्य हैं, उन कार्यों में अगर किसी तरीके से अगर हम फेल्यूर होते हैं तो वैसे व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार के श्रेणी में रखते हैं। अंडर दिस डेफिनेशन, a person is considered abnormal if they are unable to cope with demands of everyday life. They may be unable to perform the behaviors necessary for day-to-day life. So, इस व्यवहार को लेकर के भी हम इसे असामान्य नहीं कह सकते। अब इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असामान्य व्यवहार को 4D के रूप में परिभाषित किया है, जिसे कोमर ने दिया था। यह है व्यवहार हमारा विचलन, डिस्ट्रेस, डाइफंक्शन एंड डेंजर, 4D। तो वैसे व्यवहार जो असामान्य व्यवहार कहे जाएंगे, जिनमें डेविएशन हो, जिनमें डिस्ट्रेस हो, जिसमें डाइफंक्शन हो और जिसमें डेंजर हो, ये व्यवहार हमारे असामान्य व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे असामान्य कंपोनेंट्स ऑफ साइकोथेरेपी। जो हम मनोचिकित्सा जो हमें दी जाती है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, उन मनोचिकित्सा का क्या मतलब है? साइकोथेरेपी इज ए जनरल टर्म फॉर ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय टॉकिंग विथ अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और अदर मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स। हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई जिसमें भारतीय चिंतक इन समस्याओं को समाधान करते थे। अतः मनोविज्ञान की भाषा में उन्हें हम साइकोथेरेपिस्ट कह सकते हैं। ड्यूरिंग साइकोथेरेपी वी लर्न अबाउट कंडीशन एंड आवर मूड्स, फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। साइकोथेरेपी हेल्प्स अस लर्न हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन परंपरा इस पर काफी व्यापक तरीके से बल डाला है। इन साइकोथेरेपी देयर आर ए वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ट्राई टू रिजॉल्व, लाइक डिफिकल्टी इन कोपिंग विथ डेली लाइफ, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा, मेडिकल इलनेस, लॉस, लाइक द डेथ ऑफ लव्ड वन। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गीता में अर्जुन के सामने उपस्थित हुई थी, जब वो अपने को खोने के डर से युद्ध को त्याग देना चाहते थे। एंड स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, अर्जुन उस समय काफी डिप्रेस भी थे, काफी तनाव में थे, काफी चिंतित थे। अतः कृष्ण को हम
विश्व के एक सबसे बड़े मनोचिकित्सक के रूप में समझ सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा पर दें तो रॉटर ने 1971 में काफी व्यापक तरीके से मनोविज्ञान को मनोचिकित्सा को परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि साइकोथेरेपी इज ए प्लान्ड एक्टिविटी। शायद कृष्ण के लिए गीता और महाभारत भी एक पूरी तरीके से प्लान्ड एक्टिविटी थी। तो साइकोथेरेपी इज ए प्लान्ड एक्टिविटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एज ए कृष्ण, द पर्पस ऑफ विच इज टू accomplish change in the individuals as a Arjun that make his life adjustment potentiality happier, more constructive or both। अगर मनोचिकित्सा के कंपोनेंट पे ध्यान दें तो हमारे मेडिकल थेरेपी की तरह मनोचिकित्सा में के 3 कंपोनेंट मुख्य रूप से आ सकते हैं। पहले कंपोनेंट के रूप में पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक चिकित्सक होता है और दूसरा रोगी होता है। दूसरा थेरेपेटिक रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध, हालांकि मेडिकल चिकित्सा में इस तरीके के संबंधों पर ज्यादा बल नहीं दिया जाता है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल ही बल नहीं दिया जाता है। और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है तत्व टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी। सो पार्टिसिपेंट्स का मतलब एक रोगी जो समस्याओं से घिरा हुआ है और दूसरा एक चिकित्सक जो समस्याओं को सुलझाने में अपने आप को एक्सपर्ट होता है, समझता है और एक्सपर्ट होता है। दूसरा, चिकित्सा को सफल होने के लिए थेरेपेटिक रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। इस पर हमारा व्यक्तिगत ये विचार है कि और व्यक्तिगत ही नहीं, किताबों में, पुस्तकों में ये लिखी हुई है कि मनोचिकित्सा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चिकित्सक और रोगी के बीच संबंध कितने मजबूत हैं और किस तरीके के संबंध उपस्थित। यह संबंध शायद कृष्ण और अर्जुन के बीच गीता में थी। शायद यही कारण था कि संपूर्ण गीता कृष्ण के तो समझ में आ गई, बट उस तरीके का संबंध, दुर्योधन भी एक पेशेंट था और कृष्ण वहां भी एक चिकित्सक थे, लेकिन दुर्योधन को गीता समझ में नहीं है। सो थेरेपेटिक रिलेशनशिप हमें मनोविज्ञान में भी जरूरी है और भारतीय चिंतन परंपरा में एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। एंड लास्ट, टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की विभिन्न पद्धतियां हैं जिन पर हम चर्चा आगे करेंगे और इन पद्धतियों में इस बात पर चर्चा की गई है कि असामान्य व्यवहार क्यों होते हैं और जो कारण बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न तरीके की चिकित्सा पद्धतियां बनाई गई। अगर मनोचिकित्सा के उद्देश्यों पर अगर हम बल डालें तो यहाँ भी हमें भारतीय चिंतन देखने को मिलता है। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि मनोविज्ञान में जो उद्देश्य मनोचिकित्सा के बताए गए हैं इसी उद्देश्य से गीता लिखी गई है, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि गीता में जो उद्देश्य बताए गए हैं वो उद्देश्य से प्रेरित होकर के और हमारा मनोविज्ञान लिखा गया होगा। जैसे पहला उद्देश्य है स्ट्रेंथन द पेशेंट्स मोटिवेशन टू डू राइट थिंग्स, सही काम करने के लिए रोगी की प्रेरणा को मजबूत करना। शायद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उस परिस्थिति में सही कार्य के लिए काफी प्रेरित किया। अगर वो प्रेरित नहीं करते तो शायद आज गीता जैसे पवित्र ग्रंथ हमारे सामने नहीं होता। दूसरा उद्देश्य मनोविज्ञान में मनोचिकित्सा को बताया गया है प्रभावी निर्णय लेने के लिए रोगी के ज्ञान और उसकी क्षमता को बढ़ाना। अब वहां एक प्रभावी निर्णय था कि युद्ध को हम छोड़ दें या युद्ध में हम सहभागी बने। इस प्रभावी निर्णय को लेने के लिए कृष्ण ने अनेक तरीकों से रोगी के ज्ञान यानी अर्जुन के ज्ञान और उसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तीसरा उद्देश्य साइकोथेरेपी का है इंक्रीजिंग द सेल्फ नॉलेज और इंसाइट, आत्मज्ञान या अंतर्दृष्टि में वृद्धि करना। ये अंतर्दृष्टि गीता ज्ञान के पश्चात ही अर्जुन में आई और उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। टू चेंज द माल एडेप्टिव बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। माल एडेप्टिव बिहेवियर, जो व्यवहार मुझे आज करना चाहिए, इस संदर्भ में करना चाहिए, वो व्यवहार अगर हम नहीं करते हैं
ये हमारे माल एडक्टिव बिहेवियर है। और इन समस्याओं का ज्वलंत उदाहरण हमें देखने को मिलता है महाभारत में। चाहे ये व्यवहार धृतराष्ट्र द्वारा किए जा रहे हों, यह व्यवहार हम अर्जुन द्वारा किए जा रहे हों, दुर्योधन द्वारा किए जा रहे हों, या और अन्य पात्रों द्वारा किए जा रहे हैं। टू डेवलप interpersonal relationship and other competence of the patient, modify the cognitive structure of the patient। ये हमारे मनोचिकित्सा का काफी प्रमुख उद्देश्य है कि हम अपने सोचने के ढंग को किस तरीके से परिवर्तित कर सकें। अब आते हैं हम असामान्य मनोविज्ञान के पर्सपेक्टिव पे। हम व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को किस तरीके से देखते हैं। इन्हें देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, पर यहाँ पर 2-4 पर्सपेक्टिव पर हम बल देना चाहेंगे, जिसमें सबसे प्राचीन जो परंपरा है वो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव, जिसे मनोगत्यात्मक पर्सपेक्टिव कहा जा सकता है, और दूसरा है हमारा व्यवहारात्मक पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तीसरा है संज्ञानात्मक पर्सपेक्टिव यानी कॉग्निटिव। संज्ञान शब्द एक नया शब्द है जहां पर जिसका अर्थ होता है वो सभी क्रियाएं जिसके द्वारा हमें नॉलेज प्राप्त होता है, वो संज्ञानात्मक पर्सपेक्टिव है। और अंत में हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ह्यूमनिस्टिक है, मानवतावादी पर्सपेक्टिव है, जिसका मनोविज्ञान में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कुछ आइडिया हैं, कुछ कॉज हैं, कुछ कारण हैं कि असामान्य व्यवहार कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे विकसित होते हैं और कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है। इन्हें दूर करने के लिए जो पद्धतियां बताई गई हैं वो मनोविज्ञान की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, और इन चिकित्सा पद्धतियों में हम देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय चिंतन समावेशित। साइकोडायनेमिक मनोगत्यात्मक जो पर्सपेक्टिव है वो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड को नोबेल प्राइज मिला था, हालांकि उनकी काफी आलोचना भी हुई। नाजीवादियों ने कहा था कि या तो दुनिया में फ्रायडवाद होगा या नाजीवाद होगा, और उन्हें वहां 10-11 भाइयों के साथ जलाव ला दिया गया था। और ये इंग्लैंड के बीच बचाव से इंग्लैंड आए और रॉयल सोसाइटी के चेयरमैन बने, जहां पे कभी हमारे सर आइजैक न्यूटन बैठा करते। द मेन assumptions of Freud's belief that abnormality comes from the psychological cause, that unsolved conflict between id, ego and superego, अहम, उपाहम और पराहम, ये शब्द फ्रायड के दिए हैं। और इन्होंने बताया कि हमारे मन के ये 3 एजेंट हैं और तीनों की अलग अलग उद्देश्य हैं। जैसे हमारा ईड जो होता है, अहम होता है, वो एक ही नियम से संचालित होता है और उस नियम का नाम है आनंद के नियम। उन सब व्यवहार करने के लिए वो प्रेरित करता है जिसे वो आनंद प्राप्त हो सके। जबकि हमारा अहम उन नियमों से संचालित होता है जिन्हें हम कहते हैं वास्तविकता के नियम। ईगो ये कहता है कि सब कुछ आनंद के लिए नहीं किया जाना चाहिए, वास्तविक परिस्थिति जैसी हो वैसा किया जाना चाहिए। जबकि हमारा पराहम यानी सुपर ईगो जो है वो ये डिसीजन लेता है कि हमें कोई भी कार्य सामाजिक नियम, कानून और परंपराओं के अनुसार किए जाने चाहिए। अगर यहाँ हम देखते हैं तो देखते हैं कि ईड के उद्देश्य, ईगो के उद्देश्य और सुपर ईगो के उद्देश्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और ये आपस में संघर्ष करते हैं, और उन संघर्षों का समाधान ईगो द्वारा होता है। अगर ये ईगो कमजोर पड़ जाए तो हमें मानसिक बीमारियां ग्रस्त ले लेती हैं। और ईगो एक एजुकेटिव ब्रांच है, डिसीजन लेने वाला शाखा है हमारे व्यक्तित्व का। अतः मनोचिकित्सा में इस कमजोर ईगो को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, और ये प्रयास की झलक हमें गीता में अवश्य देखने को मिलती है। साइको एनालिसिस ऑल्सो नोन एज द टॉक थेरेपी, बातचीत का उपचार। और ये बातचीत के द्वारा ही एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में, गीता में किया गया है, जहां अर्जुन को बातचीत के द्वारा
कृष्ण ये कन्विंस करते हैं कि वर्तमान कर्तव्य आपका युद्ध लड़ना है। साइकोथेरेपी is a type of treatment based on the theory of Sigmund Freud. Freud was believed that the present is shaped by the past. This is the important. हमारे भारतीय चिंतन में कहा गया है कि हमारा आज का वर्तमान हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है। तो मनोविज्ञान की इस लाइन में हमें भारतीय चिंतन परंपरा स्पष्ट रूप से झलकने को मिलती है। Freud believed that the present is shaped by the past और the individual's current action, वर्तमान की जो हमारी क्रियाएं हैं, are rooted in early childhood experience। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से कहीं व्यापक एक्सपीरियंस हमारे धर्म ग्रंथों और भारतीय चिंतन में मिलता है, जहां पूर्व जन्मों की बात होती है। यह अनुभव हमारे फ्रायड की तरह लिमिटेड नहीं बल्कि काफी व्यापक कहे जा सकते हैं, मनोविज्ञान से ज्यादा व्यापक बताए गए हैं कि हमारा जो वर्तमान है वो पूर्व जन्मों से भी संबंधित है। वन ऑफ द प्राइमरी एम ऑफ साइकोएनालिसिस is to help patient identify the hidden thoughts, behaviors and desire that are creating problems in their day-to-day life. Hence, goal of the psychoanalytic therapy are a client's self-awareness and understanding of the influence of the past on present behavior. शायद वर्तमान पास्ट को देख करके वर्तमान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए ही, जहां तक हमारी समझ है, कृष्ण ने अर्जुन को जब उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बाद विचलित हुए थे तो इस तरीके के सूझ को विकसित करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को पूर्व जन्म लेकर के गए थे और शायद स्वर्ग में गए थे। तो यहाँ ये जो लाइन है कि द क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट बिहेवियर, ये काफी सटीक बैठता है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि जो मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि है उस विधि के द्वारा हम कौन कौन से ऐसे मानसिक रोग हैं जिनका हम उपचार करते हैं। ऐसे रोगों में चिंता, मनोचिकित्सा विधि द्वारा, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित चिकित्सा विधि द्वारा चिंता का, अवसाद का, पैनिक अटैक यानी घबराहट के दौरे, फोबिया, ऑब्सेसिव बिहेवियर, जुनूनी व्यवहार, सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम्स, आत्मसम्मान की समस्याएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिश्तों की समस्याएं, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, आत्म विघटनकारी व्यवहार। यहाँ रिश्तों की समस्याओं को लेकर के गीता में अर्जुन काफी महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जिसे कृष्ण ने इसे सोल्व किया है। और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी मनोगत्यात्मक चिकित्सा प्रवृत्ति के द्वारा दूर किए गए हैं। एक बार जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब अर्जुन को इस बात का घमंड हुआ था कि वो ज्यादा अच्छे पुल केवल तीरों से बांध सकते हैं, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया था और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अर्जुन के घमंड को तोड़ा। और तब अर्जुन कहते हैं कि हम अपने आप को अग्नि समाधि ले लेंगे। ये जो व्यवहार है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, आत्म विघटनकारी व्यवहार है, और इस व्यवहार को कृष्ण ने स्वयं उपस्थित होकर के उसे एक मनोचिकित्सा प्रवृत्ति के द्वारा दूर करने का सफल प्रयास किया। इसके अलावे कुछ ऐसी चिकित्सा प्रवृत्तियां हैं जो हमारे भारतीय चिंतन परंपरा से संबंधित हैं, जिसमें से हमारा संज्ञानात्मक पर्सपेक्टिव भी एक अलग दृष्टिकोण है असामान्य व्यवहार को समझने का, और व्यवहारात्मक पर्सपेक्टिव भी समझने का एक अलग विज्ञान है। हालांकि व्यवहारात्मक पर्सपेक्टिव भी असामान्य व्यवहार को समझने का एक अलग दृष्टिकोण है। हालांकि
व्यवहारात्मक पर्सपेक्टिव का हमारे भारतीय चिंतन परंपरा से सीधा संबंध नहीं जाता है, फिर भी हम इसकी चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है और यह पर्सपेक्टिव काफी छोटा है और बहुत सारे प्रयोगों पर आधारित। यह पर्सपेक्टिव का कहना है कि behaviorists believe that our action are determined largely by the experience we have in life rather than by underlying pathology of unconscious forces। जैसा कि फ्रायड ने कहा था कि अचेतन मन के जो विचार हैं वो हमारे व्यवहार को विचलित करते हैं, लेकिन व्यवहारिस्ट कहते थे कि ऑल बिहेवियर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल इज लर्न्ड, सीखा गया है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड ऑल बिहेवियर दैट हैज बीन लर्न कैन आल्सो बी अनलर्न। जो सीखा गया है उसे भूला भी जा सकता है। और इसी पर असामान्य व्यवहार के उपचार की बहुत सारी प्रवृत्तियां भी बताई गई हैं। असामान्य व्यवहार मनोगत्यात्मक चिकित्सा में एक और ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल यूंग। उन्होंने, वो फ्रायड के ही शिष्य थे और उन्होंने बताया था कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, एक ऐसे संप्रदाय को जन्म दिया था जो हमारे भारतीय संस्कृति से काफी मिलती जुलती है, भारतीय चिंतन परंपरा से मिलती है। इन्होंने जो संप्रदाय दिया था उसका नाम था कलेक्टिव अनकॉन्शियस। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस is a concept originally defined by the psychoanalyst Carl Jung, and it refers to the idea that is a segment of the deepest unconscious mind is genetically inherited and is not shaped by the personal experience। यानी एक जन्म नहीं कई एक जन्मों के जो अनुभव हैं वो सारे अनुभव हमें जन्म लेने के साथ ही आते हैं। ये हमारे भारतीय परंपरा में भी, चिंतन परंपरा में भी कही गई है। According to Jung, the collective unconscious is made up of a collection of knowledge and imagery that every person is born with and is shared by all human beings due to the ancestral experience। ये कार्ल यूंग का विचारधारा हमारे भारतीय चिंतन परंपरा से काफी मिलता जुलता है और कार्ल यूंग ने इस पे आधारित बहुत चिकित्सा प्रविधियां बेसिकली डर और सोशल फोबिया के ट्रीटमेंट में किया है। इसके बाद हम दूसरे पर्सपेक्टिव जो कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जिसकी जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है, जिसकी संज्ञानात्मक परिदृश्य है, उस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रविधि आती है जिसका नाम है रैशनल इमोटिव टेक्निक्स। रैशनल इमोटिव टेक्निक्स, हिंदी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ये चिकित्सा प्रविधि अल्बर्ट इलिस के द्वारा डेवलप किया गया है और इन्होंने एक लाइन में भारतीय चिंतन परंपरा को स्पष्ट झलक दिखता है। इन्होंने कहा है कि पीपल आर नॉट डिस्टर्ब बाय थिंग्स बट रेदर बाय देयर व्यू ऑफ थिंग्स। व्यक्ति चीजों से परेशान नहीं है बल्कि वो देखने के तरीकों से परेशान। असामान्य व्यवहार हमारे दृष्टिकोण से विचलित। This approach is based on the process of cognition with a focus on belief as the source of our emotion। हमारा विश्वास हमारे संवेगों का आधार है। As human normally we prefer effective way of thinking or rational belief। तार्किक विश्वास also have capacity for self defecting thoughts or irrational belief। रैशनल इमोटिव थेरेपी में बेसिकली हम प्रमोट अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही विदाउट अननेसेसरी ब्लेम एंड कंडेमनेशन, इनकरेज एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, स्वीकृति और सहनशीलता को प्रोत्साहित करना, स्ट्रेंथन परसिस्टेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, दृढ़ता और आत्म अनुशासन को
मजबूत करना, जो हमारे चिंतन भारतीय चिंतन परंपरा में काफी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अलावा जो दूसरी चिकित्सा प्रवृत्ति है वो एरन बेक की है, जिन्हें हम कॉग्निटिव थेरेपी या संज्ञानात्मक चिकित्सा कहते हैं। संज्ञान का मतलब देखने के ढंग से होता है, संज्ञा देखने के ढंग से होता है, और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा एक बहुत सारे चिकित्सा प्रवृत्तियों का एक समूह है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ टाइप ऑफ psychotherapy developed by the American psychiatrist Aaron Turnick. Cognitive therapy is one of the therapeutic approach within the large group of cognitive behavioral therapies. Cognitive behavior therapy is based on the idea that how we think, this is the cognition, how we feel, this is the emotion, and how we act, this is the behavior. All cognition, emotion, or behavior, how we think, how we feel, or how we act, all interact together. Especially our thinking, हमारा thinking determines our feelings and our behavior. Therefore, negative and unrealistic thought can cause us distress and result in problems. जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो अवैसे चिंतन हैं, जो अनरियलिस्टिक हैं, वही हमारे तनाव और चिंता और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण है। एरन बेक 1967 identified 3 mechanisms that are responsible for depression. 3 causes. First is the cognitive triad. Second is the negative self. And third is error in logic. The cognitive triad are 3 forms of negative thinking, namely negative thoughts about the self, अपने बारे में एक नकारात्मक विचार, the world and the future, अपने वातावरण के बारे में नकारात्मक विचार और अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार, ये 3 कंपोनेंट्स नेगेटिव कॉग्निटिव ट्राइड के हैं। एंड Beck identified numerous of illogical thinking process distortion of thoughts process. These illogical thoughts patterns are self-defending and can cause great anxiety or depression for the individual. इस तरीके की समस्या हमारे गीता में अर्जुन के द्वारा महसूस की गई थी। इन अतार्किक चिंतन से हमारे व्यवहार असामान्य होते हैं और इन तार्किक चिंतनों में आर्बिट्री इंटरफेरेंस एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। सेलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्शन, मैग्निफिकेशन, पर्सनलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ये सब सारे कॉन्सेप्ट हैं। आर्बिट्री इंटरफेरेंस का मतलब अपने अकॉर्डिंग घटनाओं की व्याख्या कर देना, जबकि सच्चाई इससे परे होती है। सेलेक्टिव अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक खास पक्ष पर बहुत ज्यादा बल देना। मैग्निफिकेशन का किसी छोटे सबूत और तथ्यों के आधार पर बहुत बड़ा इमेजिनेशन कर लेना, और ये सब हमारे चिंतन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं और हमारे असामान्य व्यवहार को उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में ध्यान, योग आदि प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। और लास्ट में एक ऐसी चिंतन परंपरा है जिसकी चर्चा किए बिना भारतीय चिंतन परंपरा से मनोविज्ञान का संबंध पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सकता। वो है हमारा मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक एंड अस्तित्ववादी पर्सपेक्टिव। The humanistic approach was introduced in the 1940s
इन द यूनाइटेड स्टेट। और भारतीय चिंतन परंपरा कितनी प्राचीन है ये सर्वविदित। दिस इज द थर्ड फोर्स इन द मॉडर्न साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट मेंटेन द human beings are naturally born with a positive tendency such as cooperation, helping attitude, etc. The goal of people is to fulfill their potential for goodness and growth called self actualization। यह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्म सिद्धि की आवश्यकता। मैस्लो 1954 started the people are motivated to achieve certain needs and that some needs take precedence over others। Our most basic need is for physical survival। जैसा कि हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में है कि हम खाने पीने जीने की समस्याओं में उलझे रहते हैं। इन्होंने आवश्यकताओं की एक श्रेणी बनाई है, हायरार्की बनाई है और जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उन्होंने कहा है कि आवर मोस्ट बेसिक नीड फॉर फिजिकल सर्वाइवल एंड दिस विल बी द फर्स्ट थिंग दैट मोटिवेट आवर बिहेवियर। वंस दैट लेवल इज फुलफिल द नेक्स्ट लेवल अप इज व्हाट मोटिवेट्स अस एंड सो ऑन। इस नीड हायरार्की में मैस्लो ने कहा है कि सबसे नीचे स्तर की जो आवश्यकताएं होती है वो हमें श्वास लेना, खाना, पानी, यौन, नींद, शरीर के होम्योस्टैटिक्स यानी बैलेंस आदि होते हैं। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति में दूसरे स्तर की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है जिन्हें हम सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, मोरालिटी और फैमिली सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी एक्सेट्रा आते हैं। इसके इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर हमें लव और बिलोंगिंग की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, जिसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी आदि आवश्यकताएं होती हैं। जब ये तीसरे स्तर की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं तब सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, जिसमें दूसरे को सम्मान देने, दूसरे से सम्मान प्राप्त करने की तीव्र आवश्यकता होती है और व्यक्ति का व्यवहार इन आवश्यकताओं से ही अभिप्रेरित होता है। जैसा कि फ्रायड ने कहा था कि हमारा व्यवहार अचेतन मन की इच्छाओं से प्रेरित होता है, उससे बिल्कुल विपरीत विचारधारा थी। और लास्ट की जो सबसे ऊपर स्तर की आवश्यकताएं होती है वो आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स आदि की आवश्यकताएं होती है। ये आवश्यकताएं काफी इंपॉर्टेंट। मैस्लो 1970 ने कहा है कि सेल्फ एस्टीम दैट ओनली 2% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड would reach the state of the self actualization। इस स्तर की आवश्यकताएं सिर्फ दुनिया के 2% व्यक्तियों में ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम नीचे स्तर की आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देते हैं। और ये भारतीय चिंतन में काफी पहले से इन आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की गई है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो आवश्यकताएं 2% व्यक्ति में उत्पन्न होती है, ये व्यक्ति आखिर होते कैसे हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन पर हम थोड़ा सा चर्चा करके और क्वेश्चन आंसर सेशन को हम प्रारंभ करना चाहेंगे। पहला, जो ऐसे व्यक्ति जो इस स्तर तक पहुंचते हैं वे वास्तविकता को कुशलता से समझते हैं। वास्तविकता को कुशलता से समझना, सच्चाई क्या है और शायद भारतीय चिंतन परंपरा में मैं कौन हूं, परिस्थिति क्या है, इस पर काफी बल डाला गया है और अनिश्चितता को सहन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद को और दूसरों को स्वीकार करते हैं कि वे क्या हैं और स्वयं कौन हैं और दूसरे कौन हैं, इसको वे समझते हैं। ये काफी व्यापक प्रश्न है और व्यापक एक योग्यता है जो सब लोगों में नहीं पाई जाती है। तीसरा है विचार और कर्म में सहजता।
स्पॉन्टेनियस इन थॉट्स एंड एक्शन। हमारे विचार और कर्मों में एक तरीके से कंट्राडिक्शन होने पर असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है, और मानवतावादी विचारधारा इस बात पर काफी बल डालता है कि किस तरीके से हमारे विचार और कर्म में एक सामंजस्य है। प्रॉब्लम सेंटर्ड नॉट सेल्फ सेंटर्ड, समस्या केंद्रित स्व केंद्रित नहीं होते ऐसे व्यक्ति। हास्य की इनमें काफी योग्यता होती है। जीवन को निरपेक्ष रूप से देखने में समझ, अगर वैसे व्यक्ति जो जीवन को पक्षपात रूप में देखता है, उन्हें बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ये जो परिदृश्य है, ये जो देखने का परिप्रेक्ष्य है, वो हमारे भारतीय चिंतन में देखने को मिलती है। हाई क्रिएटिव, अत्यधिक रचनात्मक, मानवता के कल्याण के लिए चिंतित रहना, ये भारतीय चिंतन परंपरा का शायद रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कैपेबल ऑफ डीप अपरसेप्शन ऑफ बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस, बुनियादी जीवन अनुभव की गहरी सराहना करने की क्षमता होनी। कुछ लोगों के साथ गहरे संतोषजनक पारस्परिक संबंधों को स्थापित करना, ये काफी ये ऐसे गुण हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वेल बीइंग के लिए एंड मेंटल हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे लोगों का बहुत सारे लोगों के साथ संबंध न हो करके कुछ ही लोगों के साथ संबंध होता है, लेकिन काफी गहरा संबंध होता है। मनोविज्ञान में एक रिसर्च है जो बताता है कि सरफेशियल रिलेशनशिप जो होता है वो तनाव और टेंशन को दूर करने में अत्यधिक सहायक नहीं होते हैं। जो डेप्थ रिलेशनशिप होते हैं वो ज्यादा सहायक होते हैं। पीक एक्सपीरियंस, चोटी के अनुभव, जो योग परंपरा में ये बताए गए हैं पीक एक्सपीरियंस के बारे में। नीड ऑफ प्राइवेसी, ऐसे लोग काफी प्राइवेसी रखते हैं और गोपनीयता रखते हैं, उनमें काफी गंभीरता होती है, जो भारतीय चिंतन परंपरा में एक आदर्श व्यक्तित्व की आवश्यक गुण माना गया है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और मजबूत, लास्ट में है मजबूत नैतिक मानक, स्ट्रॉन्ग मोरल एंड इथिकल स्टैंडर्ड, जो भी भारतीय परंपरा का एक रीढ़ की हड्डी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके विशिष्ट व्याख्यान हेतु। हमारे पृष्ठ से जुड़े लगभग सभी श्रोता अनवरत हम बीच बने रहे। विविध क्षेत्रों के जिज्ञासु, पारंपरिक एवं परंपरागत क्षेत्र के अध्येता, आधुनिक पद्धति से पढ़ने वाले अध्यर्थी एवं प्राचीन पद्धति के अध्येता, दोनों ही वर्ग के अध्येता आपके इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए। मनोविज्ञान की जिन अवधारणाओं, विशेषकर भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संशयों को भगवान कृष्ण ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक के रूप में निवृत्ति प्रदान की, साथ ही किस प्रकार आख्यानों से आपने पौराणिक आख्यानों के आधार पर मनोवैज्ञानिक उपचार के विविध आयामों से हमें अवगत कराया, साथ ही एक विशेष दृष्टि की वस्तु से और वस्तु को देखने की दृष्टि से किस प्रकार मानव का मनोविज्ञान परेशान है, इन सभी विविध पक्षों को आपने हम सभी के बीच रखा। लगभग 2 से 2,500 के बीच श्रोताओं ने इस पर अभी आपके व्याख्यान का श्रवण किया है। किसी विशेष प्रकार की जिज्ञासा तो अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है, तथापि पारंपरिक क्षेत्रों से और भी आख्यानों की, भगवत गीता के अतिरिक्त और भी आख्यानों के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर प्रकाश डालने हेतु कई प्रकार की जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि यह विषय ऐसा है कि वस्तुतः इसी विषय को आधार बनाकर एक व्याख्यान श्रृंखला हम आयोजित कर सकते हैं। एक एक पात्र, भारतीय संस्कृति के एक एक पात्र के मनोवैज्ञानिक चिंतन एवं प्रभाव को लेकर के हमारे यहाँ व्याख्यान की यह परंपरा निरंतर चलती रहे। परंतु इस संदर्भ में हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम अपने आमुख पटल से एवं विविध स्रोतों से प्राप्त जिज्ञासाओं को समेकित कर आप तक प्रेषित करेंगे, तथा हम इस व्याख्यान के एक अनुपूरक व्याख्यान मनोवैज्ञानिक उपचार एवं भारतीय चिंतन परंपरा, जिज्ञासाएं एवं समाधान,
इस प्रकार का एक व्याख्यान, क्योंकि एक विशिष्ट, क्योंकि इस पर कई प्रकार की जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो पुनरावृत्त हुई हैं, तो सब जिज्ञासाओं को वर्गीकृत कर उसको संशोधित कर हम आप तक पहुंचाएंगे और एक दिन आपसे पुनः विशेष समय लेकर के विश्वविद्यालय परिवार के इस पृष्ठ पर आपको पुनः आमंत्रित करेंगे। हम सभी जिज्ञासाओं को समेकित करके आपके जिज्ञासा के पक्ष के एक व्याख्यान को श्रोताओं की तरफ से कई प्रकार के निवेदन है, उसमें विशिष्ट व्याख्यान आपका जिज्ञासाओं के लिए निवेदित है। हम चाहेंगे कि हम सभी जिज्ञासाओं को एकत्रित कर आप तक निवेदन करें तथा पुनः अगले आमंत्रण के साथ हम पुनः आज आपको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन के विद्यार्थी, परंपरा के विद्यार्थी, पौराणिक अध्ययन के विद्यार्थी एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय शास्त्रों के अध्येता सभी यहाँ लाभान्वित हुए हैं आपके व्याख्यान से। और साथ ही हम यह निवेदन करेंगे आपसे कि आपके इस व्याख्यान को हम विश्वविद्यालय के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हम अपलोड करेंगे। इसकी स्वीकृति आपसे हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि यह विशिष्ट व्याख्यान अधिक से अधिक शोधार्थियों के पास पहुंचे और इनकी जितनी जिज्ञासाएं, क्योंकि व्याख्यानक क्रम में निर्धारित समय में सभी जिज्ञासाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो हम जिज्ञासाओं का क्रम निश्चित ही द्वितीय चरण में जिज्ञासाएं एवं समाधान के क्रम में जितने भी श्रोता वर्ग हैं उनसे उपलब्ध कर आप तक रखेंगे। आज के आपके इस विशिष्ट व्याख्यान हेतु विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र की ओर से एवं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमुख पटल से जुड़े सभी श्रोताओं की ओर से आपको पुनः हार्दिक कृतज्ञता एवं अभिवादन करते हुए हम शांति पाठ पूर्वक इस व्याख्यान माला से विदा लेते हैं। एक नवीन विषय को लेकर के, एक नवीन उत्कर्ष को लेकर के आपने इस व्याख्यान माला को एक नूतन आयाम प्रदान किया है। विश्वविद्यालय परिवार आपके इस सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। साथ ही पुनः आपको अग्रिम जिज्ञासा एवं समाधान के क्रम में आमंत्रण पूर्वक आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है। हम यहीं पर जी सर, आप कुछ निवेदन करना चाहते हैं? नहीं, बोलिए जी। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब हम जिज्ञासा को समेकित कर आप तक दें, तब यथा सौकर्य यथा सौविध्य आप अपनी सुविधा के अनुसार हम सभी के बीच पुनः पधार कर हम सभी को लाभान्वित करेंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ शांति पाठ पूर्वक इस व्याख्यान माला को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। जी सर, बताएं सर। हम ये कहना चाह रहे थे कि जो आपने ये अवसर दिया ये हमें काफी अच्छा लगा और हम आपके आभारी हैं। और मुझे हमेशा आपसे सीखने का मौका मिलते रहा है कि किस तरीके से, चूंकि भारतीय चिंतन और परंपरा और धर्म ग्रंथों में हमारे जो विचार हैं उससे तो बहुत ज्यादा हम अवगत नहीं हैं, लेकिन जो उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है उससे ये जो चिकित्सा प्रविधियां हैं इससे यह स्पष्ट होता है इन चिकित्सा प्रविधियों के देखने के बाद कि ये जो चिकित्सा प्रविधियां मनोविज्ञान जो एक आधुनिक विज्ञान है इसमें आज जो अपनाई गई है ये हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में और भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत पहले से उपस्थित थी। और आपके तरफ से जो प्रश्न और उत्तर का जो सेशन रखा जाएगा उसमें निस्संदेह ही पौराणिक धर्म ग्रंथों से जो समस्याएं और उनके समाधान से संबंधित मनोविज्ञान को संबंधित करने का जो मौका हमको मिलेगा वो काफी शायद इस सेशन से भी ज्यादा रुचिकर और ज्ञानवर्धक होगा। और हम इसके लिए आपके धन्यवाद के पात्र हैं और इस बात की आशा है कि मुझे पुनः जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद सर। जी अवश्य सर, इसमें हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय कुलपति महोदय को, जिनकी सत प्रेरणा से इस प्रकार का व्याख्यान माला क्रम हम सभी आयोजित कर रहे हैं, अविरल आयोजित कर रहे हैं। आज इसके 42वें सोपान में हम पहुंच चुके हैं, तो निश्चित ही 50 व्याख्यान पूर्ण करने के बाद हम सभी व्याख्यानों की जिज्ञासाओं के साथ उनकी द्वितीय श्रृंखला का भी समायोजन करेंगे। और निश्चित ही मनोविज्ञान और भारतीय दर्शन का एक अंतः संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है
और उसके कई पक्षों से पारंपरिक अध्येता अवगत नहीं है, उसके कई पक्षों से, जैसे आपने बताया कि पारंपरिक अध्ययन पद्धति से, धर्म विज्ञान से मनोवैज्ञानिक आचार्य अवगत नहीं है। तो यह संवाद का एक मंच है और इस संवाद के इस मंच पर आपने एक नवीन आयाम इस व्याख्यान को दिया है। हम पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी जिज्ञासाओं एवं समाधान के बाद हम व्याख्यान क्रम को आपसे निवेदन करके पुनः स्थापित करेंगे। आपका विशेष रूप से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिवादन करते हुए हम व्याख्यान को यहाँ पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।